ओके, सो जो हम नेक्स्ट अब डिजीज़ स्टडी करने वाले हैं, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज़ दी अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ का हम अक्सर ही मेंशन सुनते हैं ओल्ड पेशेंट्स में। डिमेंशिया या मेमोरी लॉस का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे कॉमन कॉज है, वो अल्जाइमर डिजीज़ ही है। तो हम अल्जाइमर डिजीज़ कह लें या ओल्ड एज रिलेटेड मेमोरी लॉस कह लें या मेमोरी इम्पेयरमेंट कह लें, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ओल्ड एज में सबसे जो कॉमन एक कॉज है ना मेमोरी इम्पेयरमेंट की या मेमोरी लॉस की, वो अल्जाइमर डिजीज़ ही है। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया और मेमोरी इम्पेयरमेंट इन ओल्डर एडल्ट्स, दैट इज़ अल्जाइमर डिजीज़, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। और एज रिलेटेड है, विद द प्रोग्रेशन ऑफ एज इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू करते हैं। कुछ इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, बट मोस्टली इट इज़ एज रिलेटेड। एज रिलेटेड न्यूरोनल चेंजेस आते हैं। एज रिलेटेड कुछ डिपोजिशंस होती हैं प्रोटीन्स की इन द ब्रेन टिश्यू, और उसके नतीजे में जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं फाइब्रस टिश्यू, प्लैक्स एंड स्कार्स, और उसकी वजह से जो एक सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, वो इसका ना बहुत ही इंसीडियस ऑनसेट होता है, और स्टार्ट होता है कि हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन इम्पेयर होते हैं, जो सूझबूझ है इंसान की वो इम्पेयर होती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट आती है। तो इंटेलेक्चुअल, नंबर वन इज़ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, नंबर टू इज़ मेमोरी इम्पेयरमेंट, नंबर थर्ड इज़ द ऑल्टर्ड मूड एंड बिहेवियर। तो ये इसके तीन ऐसे कोर सिम्टम्स हैं जो कि स्टार्ट में ही आ जाते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के। क्या? मेमोरी इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और अल्ट्रेशंस इन मूड एंड बिहेवियर। ये हो गया। ओवर टाइम जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहती है और से ज़्यादा प्रोटीन्स, जो हम बाद में देखेंगे भी, क्योंकि इसकी पैथोलॉजी में ना, या इसकी यू कैन से मैकेनिज्म में कुछ प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन, ए बीटा प्रोटीन और टाउ प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स है जो कि डिपॉजिट होती हैं। तो जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, जैसे ही नॉर्मल न्यूरोनल टिश्यू इन प्रोटीन से रिप्लेस होता रहेगा, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता सुअर होते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट में तो ये तीन सिम्टम्स है, उसके बाद क्या आता है कि अच्छा, ये जो प्रोटीन है ना, मोस्टली इसके सिम्टम्स किस एरिया से रिलेटेड हैं? ब्रेन कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। देखिए, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो या स्पेशली जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वो तो हमें पता है कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। तो कॉर्टिकल इम्पेयरमेंट हमें नजर आता है, या कॉर्टिकल डिस्फंक्शन हमें नजर आता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? जो पेशेंट्स होंगे प्रोफाउंडली डिसेबल हो जाएंगे, और डिसोरिएंटेशन और एफेजिया, बोलिंग स्लाइड चलेगी, ओरिएंट नहीं रह पाएंगे टाइम एंड स्पेस में, डिसेबल्ड हो जाएंगे, ऑफन म्यूट एंड इमोबाइल। ठीक है, क्योंकि ब्रेन फंक्शन ही बिल्कुल इम्पेयर हो चुका है, और इंटरकरेंट निमोनिया से उनकी डेथ हो जाती है एट एनी हाउ। पैथोजेनेसिस में ना दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, अमाइलॉइड बीटा, ए बीटा प्रोटीन एंड टाउ प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जब डिपॉजिट होंगी, तो जो अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन है, ये तो बनाती है न्यूरोटिक प्लैक्स या प्लैक सिंपली, और जो टाउ प्रोटीन है वो एग्रीगेट बनाकर या वो कलेक्ट होकर बनाती है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स या सिंपली टैंगल्स। तो ए बीटा से बनेंगे प्लैक्स, टाउ प्रोटीन से बनेंगे टैंगल्स, और जो ये प्लैक्स होते हैं ये बनते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ना, जिसको हम यहाँ पे ना लिखा हुआ है, न्यूरोप्रिल का नाम लिखा हुआ है। तो न्यूरोप्रिल भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को ही हम कह रहे हैं, जो ब्रेन में। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्ससेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं, जबकि जो टैंगल्स हैं, दीज आर द इंट्रासेलुलर लीजन्स। ये यू कैन से न्यूरॉन्स की सोमा में, उसकी बॉडी में और उसके डेंड्राइट्स के एरिया में हमें ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स नजर आता है। अब देखते हैं कि बनते क्यों हैं और बनते कैसे हैं। ये प्रोटीन्स की एग्रीगेशंस है ना, प्लैक्स और टैंगल्स, ये बनते क्यों हैं, देखते हैं वो। ठीक है, अच्छा, अब कहा गया कि जब ये प्लैक्स बन रहे हैं, जब ये टैंगल्स बन रहे हैं, जब ये ब्रेन टिश्यू में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी जगह पर कोई एबनॉर्मल चीज़ डिपॉजिट होगी, तो उसको कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। तो उसके रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे न्यूरोनल डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, न्यूरोनल डेथ शुरू हो जाती है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नतीजे में कुछ साइटोकाइंस ऐसे बनते हैं जो ब्रेन टिश्यू को टॉक्सिक होते हैं, और वहाँ पर अगेन वो डैमेज कॉज कराते हैं। तो इन प्रोटीन्स की या इन प्लैक्स और टैंगल्स के डिपोजिशन के बाद क्या हो? न्यूरोनल डिसफंक्शन, न्यूरोनल डेथ एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अच्छा, कहा गया कि प्लैक्स आर द डिपॉजिट्स ऑफ एग्रीगेटेड अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड्स इन द न्यूरोबिल। बात समझ में आ गई, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टैंगल्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन टाउ। अभी टाउ मैंने आपको कहा कि ये इंट्रासेलुलर लीजन्स हैं। तो होता ये कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर डेफिनेटली न्यूरॉन इज जस्ट अ सेल, राइट? न्यूरॉन इज जस्ट अ ब्रेन सेल है, तो सेल इन, तो सेल के अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो सेल के अंदर था माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से उनके साथ एसोसिएटेड एक प्रोटीन्स थे, जिसने ना इन माइक्रोट्यूब्यूल को सपोर्ट किया हुआ था, उसको हम कहते हैं टॉप प्रोटीन। अब ये टॉप प्रोटीन जब इन माइक्रोट्यूब्यूल से अलहदा होकर अपने ही एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर दे और वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू कर दे, तो ये तो फिर एक पैथोलॉजी है किसकी? अल्जाइमर डिजीज़ की। ये बात होगी। अच्छा, और बस ये लिखा हुआ है कि जो मतलब बीटा के होंगे एग्रीगेट्स, या उसके जो हमने प्लैक्स का वो अच्छा, ये जो टॉप प्रोटीन है ये इंट्रासेलुलरली डिपॉजिट हो रही होगी, और जो वो होते हैं दूसरे प्लैक्स, वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में वो डिपॉजिट हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा,
एंड अच्छा हाँ ये जस्ट हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो टॉप प्रोटीन होती है ना वो स्टार्ट में तो हमने कहा कि सेल्स के अंदर ही डिपॉजिट होती है, लेकिन जैसे वो सेल्स के अंदर उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी तो एट द एंड न्यूरोनल डेथ तो होनी है। जब उन सेल्स की डेथ हो जाएगी तो बाद में वो फिर आकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को भी ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं, फिर उसकी पैथोलॉजी एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाती है। स्टार्ट में इंटरसेलुलर होती है टॉप प्रोटीन की पैथोलॉजी, बट बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाती है। ये बात बता दी यहाँ पे। अच्छा, अब अमालॉइड बीटा की जनरेशन हो क्यों रही है, ये प्रोटीन बन क्यों रही है, तो वो हमने देखा कि इससे इसका ना कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के कुछ पेशेंट्स ना प्रोन होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स प्रोन होते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। क्यों? क्योंकि उनमें एक ऐसी जीन होती है जो कोड कर रही होती है एबनॉर्मल प्रिकर्सर ऑफ अमालॉइड बीटा। ठीक है, अमालॉइड बीटा प्रोटीन दरअसल ना डिराइव कहाँ से हो रही होती है, एक हमारे पास होता है अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, अगर इसका एबनॉर्मल वेरिएंट है, अगर इसका म्यूटेटेड वेरिएंट आ जाए इस प्रोटीन का, तो उससे क्या होगा कि अच्छा एक इसको ना क्लीव करता है एंजाइम, बीटा अमालॉइड कन्वर्टिंग एंजाइम को हम बेस भी कहते हैं, बीटा अमालॉइड कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, बीटा अमालॉइड कन्वर्टिंग एंजाइम ने अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को कन्वर्ट कराना इनटू अमालॉइड बीटा। ठीक है, और इसके अलावा गामा सेक्रेटेज भी एक रोल प्ले कर सकता है, तो गामा सेक्रेटेज एंड बीटा अमालॉइड कन्वर्टिंग एंजाइम। अच्छा, अब अगर एबनॉर्मलिटी या म्यूटेशन है अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में कि ये प्रोटीन ही एबनॉर्मल है, या फिर एबनॉर्मलिटी है गामा सेक्रेटेज में, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एबनॉर्मल डिपॉजिट होने लग जाएंगे किसके, इसके अमालॉइड बीटा प्रोटीन के। ठीक है, नॉर्मली तो अल्फा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज जो क्लीव करते हैं ना अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को, वो एक बहुत ही नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होती है, वो डिपॉजिट नहीं करती। लेकिन अगर मसला है, ख़राबी है अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में या गामा सेक्रेटेज में, म्यूटेशन है जो कि अमूमन होती भी है, हम देखते हैं कि अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में जो म्यूटेशन है वो एसोसिएटेड है विद एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम नंबर 21, और हमें डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ऐसे ही मतलब ये नज़र आती है, क्योंकि वो इसमें 21 पे ही होती है ना एबनॉर्मलिटी। तो तब क्या होगा कि जो एबनॉर्मल गामा सेक्रेटेज है या ये जो अगर नॉर्मल बीटा अमालॉइड कन्वर्टिंग एंजाइम, ये तो नॉर्मल, लेकिन जो अमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है वो अबनॉर्मल है, ये गामा सेक्रेटेज नॉर्मल है, तो इसकी अमालॉइड बीटा की डिपोजिशन होने लग जाएगी। और अमालॉइड बीटा प्रोटीन की जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपोजिशन होगी तो उसके इर्द गिर्द के जो न्यूरॉन्स होंगे उनमें डिस्फंक्शन होगा, वो दे विल डाई एंड दे विल सराउंड द कोर ऑफ अमालॉइड बीटा। ये बीच में पड़े होगी अमालॉइड बीटा, उसका कोर होगा, और उसके इर्द गिर्द डेड न्यूरॉन्स पड़े होंगे जो हम एंड में न्यूराइड्स कहने लग जाते हैं, और ये जो एक कोर सा बन जाएगा। ठीक है, विद अमालॉइड बीटा इन द सेंटर एंड न्यूराइड्स एंड डेड न्यूराइड्स इन द पेरिफेरी, और इसके इर्द गिर्द हमें एस्ट्रोसाइट रिएक्शन नजर आएगा, माइक्रोग्लाइल प्रोलिफरेशन नजर आएगी। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं कि ये न्यूरोटिक प्लैक बन गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, और जिन जगहों पर भी ये न्यूरोटिक प्लैक पड़े होंगे उसमें जो नॉर्मल साइनेप्सिस हैं उनको ये रिप्लेस कर लेंगे, नॉर्मल साइनेप्सिस वहाँ पर नहीं पड़ी होंगी, और जो थोड़े बहुत साइनेप्सिस पड़ी भी होंगी उनका फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। और इसी वजह से हमें क्या नज़र आता है यहाँ पे, कॉग्निटिव और लर्निंग एंड मेमोरी डिस्टर्बेड नजर आते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिनेप्सिस को रिप्लेस कर लिया इन एबनॉर्मल प्रोटीन डेपोजिशंस ने। अच्छा, ये तो हमने देखा कि एक हमने अभी एक्स्ट्रासेलुलर लीजन की बात की जो कि अमालॉइड बीटा थी। ठीक है, अब हम जो न्यूरोटिक प्लैक और अमालॉइड बीटा थी, ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी पैथोजेनेसिस जिसमें टॉप प्रोटीन इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स के अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत गंदा सा बना रही हूँ, ये न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल प्रीडिस्पोजिशन आ गई अल्जाइमर डिजीज़ की, तो इसमें जो साइटोस्केलेटल से रिलेटेड प्रोटीन थी टॉप प्रोटीन, उसने अपने एग्रीगेट बनाना शुरू कर दिए सोमा में और डेंड्रिटिक एरिया में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे ही एक सेकेंड, तो कंटेन द प्रोटीन, हाँ, तो टॉ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन है जो कि नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सोन्स में। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी डेवलपमेंट होनी होती है टैंगल्स की, उसको पता चलता है कि अब टैंगल्स डेवलप होने हैं, तो क्या होता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सोमैटिक डेंड्रिटिक हो जाती है। नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट है, ये एक्सोन में, बट देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगी, सोमैटिक डेंड्रिटिक एरियाज में। ठीक है, और देन इस टॉप प्रोटीन की शुरू होती है हाइपरफॉस्फोराइलेशन, हाइपरफॉस्फोराइलेशन के बाद बनते हैं उसके एग्रीगेट्स। ठीक है, और हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन कैन नॉट स्टे इन अ बॉन्ड फॉर्म विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो उससे सेपरेट आउट होकर क्या बना देगी, एग्रीगेट्स। ठीक है, और हमें नज़र भी आता है। अब टॉप प्रोटीन के इंट्रासेलुलर एग्रीगेट्स बनना इतना खतरनाक क्यों है, उससे न्यूरोनल डैमेज क्यों हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इसके जब भी एग्रीगेट्स बनते हैं टॉप प्रोटीन के, तो वो एलिसिट करते हैं एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है कि इवेंचुअली इट विल लीड टू सेल डेथ। डेफिनेटली कि अब नॉर्मल चीज़ वहाँ पड़ी हुई है तो उसके नतीजे में एक स्ट्रेस आएगा सेल के ऊपर, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पर स्ट्रेस आएगा, तो क्या
सेल विल डाई, तो उसके नतीजे में हमें वही मेमोरी इंपेयरमेंट, कोग्निटिव इंपेयरमेंट और लर्निंग इंपेयरमेंट मिलेगी। अच्छा, सेकंड ये हम ये कहते हैं कि सिंस टॉप प्रोटीन अगर माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली कोई वहाँ रोल भी प्ले करे, एंड सिंस एन hyperphosphorylated top protein or an abnormal top protein is not able to stay in a bond form with microtubules, it cannot maintain the normal function of microtubules, so वहाँ पर उस वजह से भी न्यूरोनल टॉक्सिसिटी और डेथ के चांसेस होते हैं, लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली टॉप प्रोटीन की abnormality की कि क्या हुआ कि उसकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन हुई, उसके एग्रीगेट बने और उसके नतीजे में स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया और माइक्रोट्यूब्यूल की इम्पेयरमेंट हो। ये हो गया टाउ की डिवीजन जो हमने मतलब बीटा की पढ़ी थी, हमने कहा था कि एक क्रोमोसोम 21 से रिलेटेड अनॉमली है, म्यूटेटेड फॉर्म है उसकी, जो म्यूटेशन एपीपी में भी हो सकती है, म्यूटेशन गामा सेक्रेटेज में भी हो सकती है, बेस एंजाइम अनॉमली को कन्वर्ट करना होता है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को इनटू अमाइलॉइड बीटा, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। और इसके नतीजे में क्या बनेंगे, न्यूरोटिक प्लैक्स बनेंगे, इसके नतीजे में क्या बनेंगे, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनेंगे, ये क्या होती है एक्स्ट्रासेलुलर डिवीजन, ये क्या होती है इंटरसेलुलर डिवीजन, ये बात हमने कर ली। इसके अलावा टॉप प्रोटीन और अमाइलॉइड बीटा या अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन तो हैं ही एसोसिएटेड विद अल्जाइमर डिजीज। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी हैं। क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक ऐसी जीन होती है जो कोड कर रही होती है फॉर एपोलाइपोप्रोटीन ई। अगर ये जिस जीन में इम्पेयरमेंट आ जाए एपोलाइपोप्रोटीन ई की ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में इम्पेयरमेंट आए तो भी अल्जाइमर डिजीज से बंदा प्रीडिस्पोज हो जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पता होना काफ़ी, शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा, फिर रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, तो हमने ये बात की कि रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो डेफिनेटली जब हमने कहा कि वहाँ पर अमाइलॉइड बीटा डिपॉजिट हो रहे हैं, टॉप प्रोटीन डिपॉजिट हो, तो उसके इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जो वहाँ पे माइक्रोग्लाइल सेल्स पड़े हुए हैं एस्ट्रोसाइट जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में डेफिनेटली कुछ मीडिएट, अच्छा वो रिएक्शन इसलिए शुरू करते हैं कि जो टॉप प्रोटीन एबनॉर्मल वहाँ पे पड़ी हुई है या जो एबनॉर्मल अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन वहाँ पड़ी हुई है तो वहाँ से क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन नतीजे में हमें कुछ ऐसे मीडिएटर्स मिलते हैं, कुछ ऐसे साइटोकाइन्स मिलते हैं जो न्यूरोनल इंजरी करा देते हैं, तो इस तरह से एक इन्फ्लेमेशन का रोल भी है इसके लिए इसमें ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है इसकी पैथोजेनेसिस में अल्जाइमर डिजीज़ की, ठीक है। तो अच्छा, कहा ही गया कि नॉर्मली जो ये होते हैं न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स, ठीक है, ये जो इंट्रासेलुलर हैं ये ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं विद डिमेंशिया फॉर्मेशन, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू न्यूरोटिक प्लैक्स, ठीक है। बता हाँ डिमेंशिया, हाँ मतलब जितने न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल ज़्यादा होता रहेंगे उतना उतना डिमेंशिया की सिवियरिटी बढ़ती रहेगी एज़ कम्पेयर टू न्यूरोटिक प्लैक्स। न्यूरोटिक प्लैक्स से हम इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम इंट्रासेलुलरली देखें विद इन द न्यूरॉन्स जो एक न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स पड़ जाते हैं, दे बेस्ट को रिलेट विद द डिग्री ऑफ डिमेंशिया, ठीक है। ये हमें समझ आती है बात, डेफिनेटली जितने ज़्यादा ट्रायंगल्स होंगे उतने ज़्यादा न्यूरोनल डैमेज होगा, उतना डिमेंशिया होगा, ठीक है। और बायोकेमिकल मार्कर्स हमने कुछ बनाए हुए हैं अगेंस्ट अमाइलॉइड बर्डन, जिससे हम अमाइलॉइड बर्डन वो कर सकते हैं असेस, उसमें कितना अमाइलॉइड बर्डन है, और वो हमें ये बता सकता है कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन किस स्टेज पर है, ठीक है। तो अभी हमने इसकी पैथोजेनेसिस समझ ली है अल्जाइमर डिजीज़ की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं।